नगरोटा असेंबली क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं 11 नवंबर को, उन चुनावों के लिए आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा गए और वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस जनसभा को संबोधित करना खबर तब बना जब माइक नहीं चली। वहां के प्रत्याशी शमीम बेगम जो डीडीसी डंसाल भी हैं, वो स्टेज पर मौजूद थी। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता स्टेज पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब माइक नहीं चला तो उमर अब्दुल्ला नाराज हुए और बिना माइक के स्टेज से लोगों को आह्वान किया कि आप 11 नवंबर को 3 नंबर का बटन दबाकर शमीम बेगम को कामयाब बनाएं। ये ऐलान, ये गुजारिश उमर अब्दुल्ला ने की। अब खबर यही है कि माइक नहीं चली। चारों ओर चर्चा भी इसी के ऊपर है कि माइक नहीं चली, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने स्वर्गीय दोस्त देवेंद्र सिंह राणा के क्षेत्र में जाकर सिर्फ उनको याद ही नहीं किया, बल्कि उनकी सुपुत्री देवयानी राणा जो इस असेंबली क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, उनको लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनसे साफ ये झलक रहा था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा पहुंचे जरूर, लेकिन उनके मन में और उनके मस्तिष्क में उनके दोस्त देवेंद्र सिंह राणा मौजूद थे। ध्यान से आपने अगर उमर अब्दुल्ला की तकरीर सुनी होगी, उसको दोबारा सुनिएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन 2 तरह के होते हैं। एक वो चुनाव जिसमें आप असेंबली के लिए वोट डालते हैं, दूसरे वो चुनाव जिसमें आप पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए वोट देते हैं। एक जगह आप मुख्यमंत्री चुनते हैं और एक जगह आप प्रधानमंत्री चुनते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी तरह के चुनाव वो होते हैं जिसमें किसी प्रत्याशी की मौत के कारण या किसी प्रत्याशी के देहांत के कारण चुनाव अनिवार्य हो जाए, या किसी जगह किसी प्रत्याशी को किसी कारणवश डिसमिस किया जाए, या वो अपनी सदस्यता जो उसकी असेंबली की या पार्लियामेंट की है उससे छिन जाए, वहां पर चुनाव अनिवार्य हो जाते, वहां चुनाव करवाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आगे जो बात कही, उन्होंने कहा 1 साल पहले लोगों ने वोट दिया था। ध्यान से सुनिएगा इस तकरीर को। 1 साल पहले लोगों ने वोट दिया था और लोगों ने वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इजाजत दी कि वो सरकार बनाए। लेकिन नगरोटा के लोगों ने दूसरी तरफ नगरोटा के लोग दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने दूसरा फैसला किया और फिर आगे उन्होंने कहा एक शख्स जो यहां से असेंबली भेजना तय किया, शायद उस शख्स को इसलिए यहां से असेंबली भेजना तय किया क्योंकि जो उसने 2009 से लेकर 2014 तक के कालखंड में इस असेंबली क्षेत्र में काम किया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनका देहांत हुआ और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब शपथ ली, शपथ लेने के थोड़े ही समय के बाद उनका देहांत हो गया। उन्होंने आगे कहा शायद भगवान को यही मंजूर, शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था कि वो लंबे समय तक इस क्षेत्र की नुमाइंदगी असेंबली में करते। यहां पर भी शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन बहुत ज्यादा संभल कर और बहुत ज्यादा समझकर किया गया है। हालांकि इसके आगे 2015 से लेकर 2018 तक के कालखंड में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ताकतवर और मजबूत एमएलए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, मुखर रूप से अपनी बात रखते थे और प्रतिपक्ष के सामने बात रखते समय नपातुला नहीं बल्कि डिटेल्ड बात करने की उनको आदत थी। तो उस कालखंड के बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट जीतती है, उस एक सीट के जीतने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक सीट हारने से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ऑलरेडी बन चुकी है और उनका ये भी इससे वो ये भी कहना चाहते थे कि हमारे पास बहुमत है, उस बहुमत को इन चुनावों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद उन्होंने बडगाम को साथ जोड़ लिया। मैं पिछले कई
बार मैंने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब एक राजनेता के तौर पर बात करते हैं। अब वो कोरी राजनीति करते हैं, और जब कोरी राजनीति आप करते हैं उसमें सच झूठ सब चलता है। राजनेता के लिए ये जरूरी, राजनेता के लिए कोई कानून या कोई कायदा नहीं होता। कोई कानून नहीं है राजनेता के लिए कि भाई आप सिर्फ सच बोले, और कोई कायदा नहीं है किसी राजनेता के लिए कि आपको झूठ के अलावा बोलना ही कुछ नहीं है। राजनेता जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपनी बात रख सकता है। अपने स्वर्गीय दोस्त की सुपुत्री, ये जानते हैं कि उनके स्वर्गीय दोस्त की सुपुत्री हैं जो इस समय नगरोटा असेंबली क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद जिन शब्दों का चयन उन्होंने इस बात के लिए किया कि अब आपको वोट कैसे करना है, तो उन्होंने ये कहा कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत बनी हुई है और 11 नवंबर के बाद भी यही हुकूमत रहेगी। लेकिन अब यह है कि आप फैसला क्या करते हैं। क्या आप एक ऐसा उम्मीदवार यहां से चुनकर असेंबली भेजेंगे जो सरकार के साथ मिलकर आपकी सेवा करे, आपके काम करवाए, आपकी दिक्कतों और आपकी परेशानियों को दूर करने का काम करे, या आप एक ऐसे व्यक्ति को यहां से मौका देंगे कि वो सरकार के बाहर रहकर आपकी खिदमत करने की कोशिश करे। शब्द सुनिएगा, आपकी खिदमत करने की, आपकी सेवा करने की कोशिश करे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह अब आप लोगों को तय करना है। उसके बाद माइक खराब हो गई। काफी देर तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि माइक चलेगी, लेकिन माइक नहीं चली। बिजली अचानक बंद हो गई, फिर जनरेटर चलाया गया, फिर उसके बाद एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू वो भी स्टेज से नीचे उतरे। उनके साथ कई सीनियर और नेता नीचे उतरे देखने के लिए कि भाई माइक क्यों नहीं चल रहा। यह असमंजस में डालने वाली बात है, कोई आम खाम बात नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, पावर मंत्री खुद हैं, बिजली का मंत्रालय उनके पास है। बिजली मंत्री होने के बावजूद अगर ऐन मौके पर बिजली बंद हो गई और उनका जो संबोधन था वो मुकम्मल नहीं हुआ, उन्होंने जो आगे भाषण देना था वो भाषण मुकम्मल नहीं हुआ, बड़ी देर तक उमर अब्दुल्ला इंतजार करते। लेकिन जब माइक नहीं चली, फिर वो दूसरी तरफ स्टेज के गए और वहां से लोगों को आह्वान किया कि मैं आपसे विनम्र विनती और आग्रह करता हूं कि 11 नवंबर को आप शमीम बेगम को वोट देकर कामयाब बनाएं और इन्हें असेंबली भेजें। यह आह्वान उन्होंने लोगों से किया। उसके बाद शमीम बेगम ने कोशिश की कि वो उमर अब्दुल्ला के हाथ में माइक पकड़ाती, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने माइक नहीं पकड़ी और अपना भाषण मुकम्मल किया और वहां से निकल आए। अब जाहिर सी बात है, चर्चाओं में यही है, माइक और माइक का न चलना, लेकिन चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने स्वर्गीय दोस्त की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनको 2009 में चुना गया था कि यहां से, इस क्षेत्र से आपको काम करना है, आपको यहीं से एमएलए बनना है, और साल 2014 में जब उनको मैंडेट मिला उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर वो एमएलए नगरोटा बने, जबकि उनके पास एक और ऑप्शन था। वो चाहते तो डोडा की किसी एक असेंबली क्षेत्र को चुनकर वहां से चुनाव लड़ सकते थे, और उनकी जिस तरीके की छवि थी और जिस तरीके का प्रेम लोगों को उनके साथ था, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना और कामयाब होना। लेकिन उन्होंने नगरोटा असेंबली क्षेत्र को नहीं छोड़ा, और इतना प्रेम उनको नगरोटा असेंबली क्षेत्र के साथ था कि साल 2024 के चुनाव में भी उनके सामने दोबारा ये प्रपोजल रखा गया और उन्हें कहा गया कि आप चाहें तो अपने घर से चुनाव लड़ सकते हैं, जो आपका घर है। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यहां के लोगों की सेवा में पिछले लंबे समय से करता आ रहा हूं। उसके बाद उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा। अब आज जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया वो थोड़ा हैरान करने वाला भी है, इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जब बीजेपी की बात करते हैं, और खासतौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, चुनाव का माहौल, चुनावी जनसभा में संबोधन, जाहिर सी बात है वहां पर जब उमर अब्दुल्ला बोलेंगे तो कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा के चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव बिल्कुल साफ कर रहे हैं
कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब एक राजनेता हैं, राजनीति को समझते हैं और राजनीति को समझते हुए कटाक्ष करते हैं, राजनीति को समझते हुए बात करते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में जाकर संयम रख के, शब्दों पर संयम रख के, बड़ी सूझबूझ और बड़ी समझ के साथ एक एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, ये इस बात का संकेत देता है कि उनके मन में और उनके मस्तिष्क में दोनों जगह अभी भी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की जो जगह थी, वो ऐसा लगता है कि आज भी वही जगह स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की है। इसीलिए वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, आमने सामने हो और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के लिए किया है, चुनाव का माहौल हो, नगरोटा असेंबली क्षेत्र हो, वहां पर इतने संयम के साथ मुख्यमंत्री बोले, ये समझ से परे है। और एक और चीज अगर आपने नोटिस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक भी नेता ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक भी बड़े नेता ने इस क्षेत्र में जाकर जब शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का चयन किया है, भाषण दिए हैं, एक भी भाषण में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा को लेकर कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है जिसको लेकर ये कहा जाए कि वाकई ये राजनीतिक दंगल है, वाकई ये राजनीतिक मैदान बन चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अब आमने सामने है। ऐसा कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अब नगरोटा असेंबली क्षेत्र में है और आप बात बीजेपी के 28 एमएलए की करते हैं, आप नगरोटा असेंबली क्षेत्र में हैं, आप बात नेता प्रतिपक्ष की करते हैं, आप नगरोटा असेंबली क्षेत्र में हैं, आप बात बीजेपी के पूरे देश भर में जो कार्यक्रम है उनको लेकर कर रहे हैं, लेकिन नगरोटा असेंबली क्षेत्र को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं कहीं पे भी सुना होगा कि यहां विकास का कोई काम नहीं हुआ, अस्पताल नहीं बने, यहां ये नहीं हुआ, यहां वो नहीं हुआ। जिस तरीके से नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह कटाक्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता कटाक्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस समय इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेता अनिल शर्मा कटाक्ष कर रहे हैं, इस प्रकार से आपने किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को कोई ऐसी बात करते हुए नहीं देखा होगा जो बात ये बाकी तमाम नेता कर रहे हैं। सुना किसी के मुंह से आपने किसी ने यह कहा हो कि वंशवाद की बात की हो, किसी ने बात की हो कि नंद किशोर की बात की हो, किसी ने बात बीजेपी के अंदर जो घमासान शुरू हुआ था जिस समय चुनाव के लिए जब टिकट बटा था, किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। तो इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो आज का कार्यक्रम नगरोटा असेंबली क्षेत्र में था, उस कार्यक्रम में माइक बंद होना, यूं लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी अपनी जगह लगा होगा, ठीक है माइक बंद ही हो गया, लंबा भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ी, और नपे तुले लफ्जों में और थोड़ी सी बातचीत में और थोड़े से भाषण में उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मन में क्या है और उनके मस्तिष्क में क्या है।